स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। शुरुआत एक अहम खबर से। रूबिया सईद अपहरण मामला जम्मू की विशेष अदालत में आज सुनवाई। जी हां, रूबिया सईद अपहरण मामले में जम्मू की विशेष अदालत में आज सुनवाई होगी। यासिन मलिक है मुख्य आरोपी। रूबिया सईद अपहरण मामला जम्मू की विशेष अदालत में आज सुनवाई। यासिन मलिक मुख्य आरोपी। मनोज कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज जी, कितना अहम है ये आज की ये सुनवाई इस मामले पर, और इस मामले के बारे में थोड़ी और तफसील दें प्लीज। मामला ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसकी सुनवाई चल रही है। और आज जो है जो रूबिया सईद वाला केस है उसमें आज स्पेशल टाडा अदालत जो है जम्मू की, उसमें सुनवाई होनी है। हमने देखा कि पिछले कई हियरिंग्स में हमने ये देखा कि जो विटनेसेस हैं वो विटनेसेस आए हैं और उन्होंने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया गया है और इसमें आगे पेशरफ्त होने वाली है। और आज जो हमारी बात हुई थी सीबीआई काउंसिल से, तो उनका मानना है कि शायद कुछ और विटनेसेस भी आज अदालत में पेश होंगे। हालांकि उन्होंने इस तफसील तो बताया नहीं कि कितने विटनेसेस आएंगे, लेकिन आज विटनेसेस के आने की उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है ये 1989 में दिसंबर के महीने में जो रूबिया सईद थी, जो रूबिया सईद लंदन हॉस्पिटल में उस वक्त इंटर्नशिप कर रही थी, तो उस वक्त कुछ बंदूकबाजों ने उनको वहां से अगवा किया था। और उसके बदले में दोनों उसके जब अगवा किया गया तो उसके बाद एक डिमांड की गई थी कि जो 5 JKLF के मिलिटेंट है उनको रिहा किया जाए। उस वक्त उनके जो वालिद है मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो होम मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और उनकी डिमांड को देखते हुए 5 और जो मिलिटेंट थे उनको रिहा किया गया। तो उसके बाद ये मामला जब अदालत में आया तो रूबिया सईद ने सबसे पहले यासिन मलिक को आइडेंटिफाई किया। उनका ये कहना था कि यासिन मलिक था और उनके कुछ और 3 से 4 और साथी थे जिन्होंने उसको अगवा किया था। तो तब से ये मामला लगातार चल रहा है। हालांकि इसमें यासिन मलिक जो है, जो कि तिहाड़ जेल में अभी बंद है क्योंकि वो एक टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा वहां काट रहा है। उसने कई बार ये अपील भी की थी कि उसको फिजिकली प्रेजेंट होने की इजाजत दी जाए कोर्ट के अंदर, लेकिन तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने ये कहा कि क्योंकि ये उसका सिक्योरिटी का मामला है इसलिए वो वर्चुअल मोड से ही इसमें शामिल हो सकता हो। तब से लेकर लगातार यासिन मलिक इस केस में वर्चुअल मोड से शामिल होता रहा है। और आज भी जो हियरिंग है उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि आज कितने विटनेसेस आते हैं और किस तरह की कार्रवाई कोर्ट में होती है और आगे क्या आदेश दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं मिसाल की जो यासिन मलिक का जो एक और केस है, जो इंडियन एयरफोर्स वाला कत्ल का मामला है, उसकी सुनवाई कल हुई थी और जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जो नई तारीख है 19 अगस्त मुकर्रर की थी। तो कल क्योंकि एक विटनेस तो आया था कोर्ट के अंदर, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें जो को-अक्यूज्ड है एक, वो पुलिस के हिरासत में है। अभी हमने देखा 4 दिनों पहले जब श्रीनगर में एक होटल पे रेड डाली गई थी तो उसमें से 10 लोग जो है, पहले 40 को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद 10 लोगों को फॉर्मली गिरफ्तार किया गया। तो उसमें से एक एक्यूज जो उस इंडियन एयरफोर्स वाले मामले में है उसको भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता था। उस वजह से कल जो इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है उस पे कोई जो विटनेस है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये जो दोनों केसेस लगातार साइमल्टेनियसली चल रहे हैं जम्मू खसूसी अदालत में, और आज जो केस है रूबिया सईद के टाइपिंग वाला मामला, उस केस की भी सुनवाई होगी। और अब ये देखना होगा कि कोर्ट में किस तरह के कितने विटनेसेस आते हैं और क्या कुछ कार्रवाई हुई। जी मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक अहम सुनवाई है ये जरूर, और नजर इस पर रखनी होगी कि आज सुनवाई में क्या कुछ होता है। ये मामला रूबिया सईद अपहरण से जुड़ा है। जम्मू की विशेष अदालत में आज सुनवाई होनी है। यासिन मलिक इस मामले का मुख्य आरोपी है। अमरनाथ यात्रा 2023 की बात करते हैं। 13वां जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। जत्थे में कुल 7,392 यात्री शामिल हैं। जी हां, 13वें जत्थे में कुल 7,392 यात्री शामिल हैं। 3,368 यात्री बालतल के रास्ते रवाना हुए हैं, जबकि 4,024 यात्री पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा के लिए जाएंगे। तो इस तरह से कुल जो 13वां जत्था जो रवाना हुआ है उसमें कुल 7,392 यात्री हैं, और इसी 7,392 यात्रियों में से 3,368 बालतल के रास्ते, जबकि 4,024 पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा के लिए जाएंगे और दर्शन करेंगे।
अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है। हालांकि बीच में 3 से 4 दिनों के लिए ये यात्रा निलंबित की गई थी। खासतौर से जम्मू यात्री निवास से किसी को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि मौसम खराब था। और लेकिन अब जब हालात बेहतर हुए हैं तो लगातार ये यात्रा जारी है और जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का जत्था भी हर दिन रवाना हो रहा है। जो 13वां जत्था जो जम्मू से रवाना हुआ है उसके बारे में हम ये बता रहे थे कि 13वां जत्था जो है उसमें कुल 7,392 यात्री शामिल हैं और इन 7,392 यात्री शामिल जो हैं जो जम्मू से रवाना हुए हैं कश्मीर की तरफ जाने के लिए। और इनमें से 3,368 यात्री बालतल के रास्ते से रवाना हुए हैं। ये इस रास्ते से जाकर वहां बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और जबकि इनमें से 4,024 यात्री पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा जाएंगे। समीर हमारे से जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस जो यात्रा लगातार जारी है इसके बारे में अब क्या डिटेल्स हैं और मौसम का हाल तो वहां अब ठीक ठाक है, तो क्या ऐसे में यात्रा में किसी तरह कोई विघ्न नहीं है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और जो रिकॉर्ड है वो हर दिन के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। कल जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो मैं आपको बता दूं वो इस तरह से हुआ कि कल दिन को जो दिन भर है तकरीबन 24,542 लोगों ने दर्शन किए और ये एक रिकॉर्ड, एक दिन का रिकॉर्ड टूटा है क्योंकि 10 जुलाई को 432 लोगों ने दर्शन किए थे। तो इसका मतलब है उससे ज्यादा कल लोगों ने एक दिन में दर्शन किए हैं यात्रियों ने। ये अपने आप में दिखाता है विशाल की जो यात्रा है वो हर दिन के साथ बढ़ रही है और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1,87,114 लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं पिछले 1 जुलाई से जब से यात्रा शुरू हुई है। हालांकि अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ के जो बैचेस हैं 13वां बैच आज निकला है। 7,000 से ज्यादा लोगों के से 7,300 कुछ लोगों से यहाँ पे वो निकला है। और उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी हैं, साधु भी हैं। और ये अभी जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक उधमपुर भी क्रॉस करके अब वो रामबन की तरफ कुछ ही टाइम के बाद वो चंद्रकूट पहुंचेंगे जहां पे उनका नाश्ता होगा और उसके बाद वो आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कुछ दिन ये मौसम की खराबी की वजह से, जिस तरह आपको याद है, वो रुकी थी, तकरीबन 3 से 4 दिन रुकी थी। अगर वो नहीं होता तो इस वक्त जो आंकड़ा है वो तकरीबन 3 लाख से ऊपर चला गया होता है। लेकिन जिस तरह का रश देखा जा रहा है पूरे श्रीनगर में भी, बालतल और पहलगाम के रास्ते और यहाँ जम्मू में यात्री निवास में जिस तरह से लोग यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार की जो यात्रा में अगर मौसम ने साथ अच्छा दिया तो इस बार सारे रिकॉर्ड, जो पिछले सारे रिकॉर्ड हैं, वो टूट जाएंगे। क्योंकि अगर हम पिछले 15 दिन ही की बात करें तो अगर तकरीबन 2 लाख के करीब लोगों ने यात्रा की है, 1,87,111 ने, तो इसका मतलब है कि उनमें से भी बता दूं, जिस तरह हमने कहा कि 3 से 4 दिन बंद रहा यात्रा, तो अगर यही रफ्तार रही और अगर दिन को 20,000 से ज्यादा लोगों ने इसी तरह से यात्रा हर दिन की, तो मुझे लगता है कि अगले 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ये आंकड़ा 3 लाख से ऊपर चला जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यात्रा में अभी भी 1.5 महीने का जो है अभी यात्रा होनी है। तो विशाल, आप समझ सकते हैं कि जो यात्रा में जो जोश है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यात्रियों के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं, चाहे लखनपुर से लेकर फिर गुफा तक, वो इतने जबरदस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी तो है ही अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से उनके लिए जो उनकी अकोमोडेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए और उनकी सेहत, सफाई और बाकी चीजों के लिए जो इंतजामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड इंतजामात हैं, जबरदस्त इंतजामात है। और हर जगह पे जहां जहां पे यात्री जाते हैं, जहां पे उनको कोई भी चीज की सुविधा की जरूरत हो, हर टाइम पे उनको मिलती है। वॉलंटियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स के साथ साथ जो गवर्नमेंट की वेरियस एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, जीएमसी और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या इसी तरह से बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं या मुतल्लिका जो बाकी डिपार्टमेंट, सभी लोग इसी में लगे हुए हैं कि जो यात्री आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से सुविधाएं मिले, उनको फैसिलिटीज मिले। उसी का परिणाम ये है कि इस वक्त यात्रियों में बड़ा जोश है और यात्री और दूसरी बात मैं विशाल ये भी कहूँ कि जो मौसम है वो इस वक्त भी, हालांकि अगर जम्मू की बात करें तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन रास्ते में भी कहीं कहीं भी हल्की है, लेकिन कुल मिला के मौसम इतना खराब नहीं है, मौसम अच्छा है। और आगे भी जो प्रेडिक्शन है 18 तक तो मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि बीच बीच में शावर्स कहीं कहीं गिरेंगे।
तो इसका भी एक बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि हाईवे अगर खुली रहती है, नेशनल जो ट्रैक है वो ठीक रहता है, तो यात्रियों को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यात्रा अच्छी तरह से चलती है। तो अगर यात्रा अच्छी तरह से चली, मौसम का कोई बाधा नहीं पहुंचा, तो इस बार की यात्रा मैंने जिस तरह कहा कि सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी, और ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि यात्रियों को, जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं उनको एक मैसेज लेकर जाए, और जो भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो एक मैसेज लेकर यहाँ से जाएंगे, जब यात्रा खत्म करने के बाद वापस जाएंगे तो एक मैसेज लेकर जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर आप आए, यात्रा के लिए आए या टूरिज्म के हवाले से आए, तो वो सबसे अच्छा है। और दूसरा आंकड़ा जो बड़ी बात है, इसके साथ बता दूं कि 50 लाख लोगों ने अभी तक यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर आए हैं इस साल अभी तक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टूरिज्म का फ्लो जो है वो बहुत जबरदस्त है, और टूरिज्म के साथ जो ये पिलग्रिमेज टूरिज्म है, ये भी अपने आप में एक रिफ्लेक्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अमरनाथ यात्रा हो, चाहे G20 हो, अब अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट है, जो नॉर्मल टूरिस्ट है वो भी खासी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है विशाल जी। समीर, एक और सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि जो चूंकि अभी यात्रा अभी काफी दिनों तक और चलनी है, ऐसे में क्या रजिस्ट्रेशंस लगातार उसके लिए अभी चलते रहेंगे, या फिर उसकी कोई समय सीमा है कि कब तक या किस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले हो रहा होगा, उसके बाद ही फिर नए जो यात्री वो इसमें शामिल हो रहे होंगे, वो यहाँ पहुंच रहे होंगे। नहीं, रजिस्ट्रेशन का अमल तो चलता रहेगा, रजिस्ट्रेशन अभी तक चलती रहेगी, क्योंकि सरकार के पास जो कोटा होता है वो कोटे को पूरा करेंगे, और तब तक रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। यहाँ पे जम्मू में भी कई जगहों पे रजिस्ट्रेशन चल रही है। लोगों में बहुत ज्यादा जोश है। मैं विस्तार बता दूं, इस बार की जो यात्रा में जबरदस्त जोश देखने को हमने खुद देखा, जब हमने बात लोगों से की, यात्रियों से की, तो इस बार यात्रा, और सबसे अच्छी बात है कि जो शिवलिंगम है वो अपने पूरे आकार में है इस वक्त भी, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यात्री जो आते हैं, क्योंकि जो शिवलिंगम है जब ये अपने आकार में होता है, अपने पूरे उसमें साइज में होता है, तो उससे भी यात्रियों में बहुत जोश रहता है, उसमें जोश और जज्बा रहता है। और अभी तक क्योंकि यात्री भी बड़ी संख्या में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आकार जो है शिवलिंगम का वो बहुत अच्छा है, और मौसमी हालात, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा सर्दियों में बर्फबारी हुई, पिछले दिनों भी वहां पे बर्फबारी हुई, बारिश हुई, तो लगता है कि शिवलिंगम का जो आकार है वो कुछ दिन और अच्छा रहेगा, तो उसका फायदा भी यात्रियों को मिल रहा है। वो अच्छी उसका दर्शन कर रहे हैं, और जब दर्शन करके निकल रहे हैं तो उनके मन में सुकून होता है कि उन्होंने भोले बाबा के दर्शन किए, तो एक ये भी रहता है। तो जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं वो उनके लिए सरकार कोई भी, क्योंकि देखिए सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सेफ्टी और सिक्योरिटी, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और दूसरा, अगर देखें जो रश है वो इतना बड़ा है वहां पे कि बीच बीच में, जैसे परसों सरकार ने क्या किया, जो अथॉरिटीज ने, उन्होंने चंद्रकोट में ही ठहराया जो पहलगाम के यात्री थे जिनको प्रोसीड करना था, उनको उस दिन नाइट स्टे करवाया यहाँ पे, ताकि जो वहां का जो पहलगाम रास्ते पे जो ट्रैक पे जो रश था उसको कम किया जाए, उसको वहां पे स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जगहों पे सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो यात्रा है उसको एक मैनेजिंग तरीके से आगे बढ़ाए, कहीं पे कोई क्योस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी यात्री को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंसेस से, पिछले चीजों से सरकार ने भी, अथॉरिटीज ने भी बहुत सबक लिया है, और हर जगह पे जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी को उसको आगे देखा जा रहा है। और लगता है, जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह से रश बढ़ा है, जिस तरह से जोश है, और जिस तरह से अभी फिलहाल मौसम साथ दे रहा है, तो लगता है कि आगे के दिनों में भी ये जो रश है, ये जो बहुत ज्यादा जो लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सभी तमाम जानकारी के लिए। तो जो अमरनाथ की यात्रा चल रही है, इसमें काफी जोश और उल्लास के साथ यात्री लगातार शामिल हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इस बार ये जो आंकड़े हैं ये शायद एक नए रिकॉर्ड को छुएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा, और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर को गिरोह
चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया, जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। इस वक्त एक अहम खबर, आपदा के बीच सुक्खू सरकार ने जनता को क्या झटका दिया है। ये सवाल इसलिए कि चूंकि वहां हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने ये सवाल खड़े कर दिए। दरअसल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। राज्य सरकार ने वैट बढ़ा दिया है। डीजल के दाम में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वैट में 3.94% की बढ़ोतरी। आज आधी रात से ही नए दाम लागू भी हो गए। आज शिमला में डीजल का दाम यानी डीजल की जो कीमत है प्रति लीटर वो है 86 रुपए 12 पैसे। ये शिमला में डीजल की कीमत है 1 लीटर की। तो इस तरह से अंदाजा किया जा सकता है कि डीजल में ये जो कीमत में बढ़ोतरी हुई है वैट बढ़ने की वजह कर, क्या इसे ये समझा जाए कि आपदा के बीच ये सुक्खू सरकार ने लोगों के लिए एक लोगों की जेब पर एक बोझ डाला है, एक झटका दिया है। तो ये असल में दरअसल खबर है कि आपदा के बीच सुक्खू सरकार ने जनता को दिया झटका। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि राज्य सरकार ने वैट बढ़ा दिया है। डीजल के दाम में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। यानी पहले अगर आप 60 रुपए में डीजल लेते थे, अब 63 में लेंगे। पहले अगर आप 70 में डीजल लेते थे प्रति लीटर, तो आप 73 में लेंगे। यानी जो भी जहां रेट थी और कीमत थी उसमें 3 रुपए का सीधे सीधे इजाफा हो गया है। वैट में 3.94% की बढ़ोतरी के साथ ये कीमतें बढ़ गई हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, कीमतें बढ़ गई हैं, पहली बार नहीं हुआ ऐसा, लेकिन एक ऐसे मौके पर हुआ है कि सवाल तो उठना लाजमी है। दूसरी बात यह कि क्या सरकार की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से कुछ इस बारे में बयान आया है कि भाई ऐसी स्थिति क्यों है, आपने दाम क्यों बढ़ा दिया? देखिए, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से हिमाचल सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और इस वक्त आपदा का समय है और जो आय के जो साधन है वो बेहद कम है, तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है और ये डीजल जो है प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी इसमें हुई है। बड़ी बात इसमें इस तरह भी देखिए, कल शाम को मुख्यमंत्री शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक आपदा कोष बनाते हैं और उसमें जनता से सहयोग की अपील करते हैं। और रात होते ही क्या हो जाता है कि रात होते ही ये झटका जो है आम जनता को दिया जाता है। जो डीजल में जो बढ़ोतरी के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है, अब देखिए इसका असर क्या होगा। इसका असर जो है सीधे तौर पर इससे जो है माल भाड़ा बढ़ सकता है और जो किराए जो बस किराया वो बढ़ सकता है और माल भाड़ा अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है कीमतों पर पड़ेगा। इस तरह से अगर हम देखें, सुक्खू सरकार जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने के बाद एक बार 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। ये दूसरी मर्तबा है जो सुक्खू सरकार ने डीजल में वैट को बढ़ाया है और कुल जो प्रतिशत इसमें ये निकल कर आया है कि 3.94% की बढ़ोतरी इसमें राज्य सरकार की तरफ से की गई है। पिछले कल शिमला में जो डीजल का दाम प्रति लीटर था वो 86 रुपए 12 पैसे था, जो अब जो है बढ़ जाएगा, 3 रुपए का इजाफा इसमें हो गया है। तो ऐसे में अब इस सवाल पर इस फैसले पर जो है उंगलियां उठना जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुक्खू सरकार लगातार ये कह रही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी, वित्तीय प्रबंधन करेगी सरकार, लेकिन ऐसा इस फैसले से तो लगता नहीं है, क्योंकि इससे जो सीधा
ये मानकर चल सकते हैं कि जनता की जेब से ही फिलहाल वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार का चलेगा। जी जी रणवीर, क्या लगता है इस समय जबकि राज्य में कई तरह की दिक्कतें हैं, व्याप्त हैं, और सुकुल सरकार आज से नहीं बल्कि जब से सत्ता संभाली है तब से सरकार ये कहती आ रही है कि हम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अभी जो केंद्र से मदद के नाम पर जो राशि आई है, एक तरफ एक पार्टी के नेता उसको लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, वो उसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सीएम कहते हैं कि ये तो हर साल राज्यों को दिए जाने वाली राशि है, ये अलग से इस आपदा के वक्त दी जाने वाली कोई राशि नहीं है। इन सब के बीच जनता के लिए ये डीजल का रेट बढ़ना कैसे लगी जनता इसे? ये देखिए, मुख्यमंत्री ने जो है पिछले कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए का जो है एक पैकेज मांगा गया है आपदा के तहत, लेकिन वो राशि मिली नहीं है। तो कुछ सरकार का ये भी कहना है कि इस आपदा के समय में हिमाचल सरकार ने अपने बजट में से 1100 करोड़ रुपए की राशि अपने साधनों से जो जुटाई गई धनराशि है वो इस आपदा से निपटने के लिए खर्च की जाएगी, लेकिन केंद्र से किसी तरह की मदद अब तक नहीं मिली है। हालांकि सोमवार को एक केंद्र की एक टीम भी आएगी गृह मंत्रालय की, जो आपदा को लेकर चर्चा करेगी, आकलन जो किया जाना है। और ये जो आधिकारिक तौर पर जो अभी मोटा मोटा जो आंकड़ा नुकसान का निकल कर आया है वो 3 से 4 हजार करोड़ के बीच में, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो नुकसान है 7 से 8 हजार करोड़ तक पहुंचेगा। और ऐसे समय में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई जीप चलाता है, कोई इस तरह के वाहन चलाता है जिससे रोजी रोटी चलती है, उसे जो है पैसा ज्यादा खर्च करना होगा। और देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ती है तो इसका सीधा असर जो डेली नीड्स की जो जरूरतों का जो सामान होता है उस पर इसका असर पड़ता है। तो ऐसे बेशक आप सही करें रणवीर, और ये काफी अहम भी है, लेकिन अब ये देखना है कि जनता का रिएक्शन किस तरह का होता है। आगे बढ़ेंगे, आपका शुक्रिया। और इस वक्त एक और अहम खबर है। खबर ये है कि कुल्लू जिले में बीती रात से मौसम खराब हो गया। ये इसलिए खबर अहम हो जाती है क्योंकि मौसम की मार जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने झेली है उसी को लेकर सब कुछ अभी चल रहा है मामला कि कहां पर कितना जो है नुकसान हो गया है, और लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और ऐसे में जो आय के जो साधन वो सीमित हैं। ऐसे में ये फिर से एक खबर आ रहा है कि कुल्लू जिले में बीती रात से मौसम खराब हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है जारी। बारिश से किसानों बागवानों के काम प्रभावित हुए हैं। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश की तबाही आई थी और जो अगले फिर से आने वाले दिनों में मौसम खराब होने की पहले से ही मौसम विभाग ने एक तरह से चेतावनी दे दी थी, आगाह कर दिया था कि फिर से 2-3 दिनों के बाद मौसम खराब हो सकता है, भारी बारिश या बारिश हो सकती है। ऐसे लिहाज में, ऐसे वक्त में ये खबर काफी अहम हो जाती है कि फिर से जो है मौसम खराब हो रहा है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। और ये हो रहा है कुल्लू में। कुल्लू जिले की खबर आपको दे रहे हैं। कुल्लू जिले में बीती रात से मौसम हुआ खराब, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से किसानों और बागवानों के काम काफी प्रभावित हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस से यूएई रवाना हो चुके हैं। कई अहम बैठकों में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख जायद अल नाहयान से करेंगे मुलाकात। जी हां, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि प्रधानमंत्री का 2 देशों का दौरा था, पहले फ्रांस और उसके बाद यूएई। तो फ्रांस का दौरा पूरा हो चुका है पीएम मोदी का, और फ्रांस के दौरे के बाद यानी पेरिस से यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं वजीर आजम प्रधानमंत्री, और ये वहां कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। शेख जायद अल नाहयान से भी उनकी मुलाकात होगी, और जाहिर है कि इस मुलाकात में कई दो तरफा बातें भी होंगी और कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को और मिल सकती हैं। तो पेरिस से प्रधानमंत्री यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।